शेयर बाजार में रोज सैकड़ों कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि बड़े बड़े फंड हाउसेस, एनालिस्ट्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नजर रखते हैं। क्योंकि बाजार में एक कहावत है, फॉलो द स्मार्ट मनी, यानी जहां अनुभवी और प्रोफेशनल निवेशक पैसा लगा रहे हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आम निवेशक अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। और इस बार स्मार्ट मनी जिस कंपनी पर एक साथ दाव लगा रही है, जिसकी वजह से मैं ये खबर आपको बता रहा हूं, शायद आपने उसका नाम तक नहीं सुना होगा। वो है थंगमिलई ज्वेलरी। क्या आपने नाम सुना था? नहीं तो आज आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ये एक ऐसी ज्वेलरी कंपनी है जिसका नाम जून 2026 में देश के टॉप परफॉर्मिंग पीएमएस पोर्टफोलियो में बार बार दिखाई दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि टॉप 10 पीएमएस पोर्टफोलियो में से 4 पीएमएस ने इस कंपनी को अपनी सबसे बड़ी होल्डिंग्स में शामिल किया हुआ है और इनमें से एक पीएमएस ने तो अपने पूरे पोर्टफोलियो का लगभग 1/4 सिर्फ इसी एक कंपनी में निवेश कर रखा है। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये पीएमएस क्या है, और अगर 4 बड़े पीएमएस मैनेजर एक ही शेयर खरीद रहे हैं तो क्या हमें भी आंख बंद करके खरीद लेना चाहिए इसे, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को कि आखिर क्या माजरा है। लेकिन शुरुआत करते हैं पीएमएस से। तो सबसे पहले पीएमएस क्या है ये समझ लेते हैं। पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये म्यूचुअल फंड जैसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में हजारों निवेशकों का पैसा एक पूल में जमा होता है और उसी पूल से निवेश किया जाता है। लेकिन पीएमएस में आपका पोर्टफोलियो अलग होता है, यानी आपके नाम पर सीधे शेयर खरीदे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में पीएमएस में निवेश करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का निवेश जरूरी होता है। यानी यह सुविधा आमतौर पर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआईज और करोड़पति निवेशकों के लिए होती है। इसी वजह से जब कोई पीएमएस मैनेजर किसी शेयर में बड़ी हिस्सेदारी लेता है तो बाजार उसे गंभीरता से देखता है। आप कहेंगे जब बात पीएमएस की हो रही है, उन्होंने खरीदा है, हमें क्यों बता रहे हो, हमारा क्या लेना देना, हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। खैर, मुद्दा ये है कि ये जो पीएमएस हैं वो इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो ऐसे फंड हाउसेज हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, उनके पास पूरी रिसर्च टीम होती है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसके पास नॉलेज है। वे कंपनियों के मैनेजमेंट से मिलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी गहराई से जांच करते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझते हैं और उसके बाद ही निवेश का फैसला लेते हैं। इसलिए उनकी हर बड़ी खरीदारी बाजार के लिए एक सिग्नल मानी जाती है। अब आते हैं उस खबर पर जिसकी वजह से मैं आपके लिए इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं। तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 के टॉप परफॉर्मिंग पीएमएस पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस कंपनी की हुई है वो है थंगमिलई ज्वेलरी। ये कंपनी 4 अलग अलग पीएमएस पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग्स के रूप में दिखाई दी है, लेकिन सबसे बड़ा दाव लगाया है एक्वायरस वेल्थ लॉन्ग होराइजन पीएमएस ने। इस पीएमएस ने अपने पूरे पोर्टफोलियो का 22.56% सिर्फ इसी एक कंपनी में निवेश किया हुआ है। जरा सोचिए, अगर किसी पीएमएस के पास 500 करोड़ का पोर्टफोलियो है और उसमें से करीब 113 करोड़ सिर्फ एक ही कंपनी में लगा दिया जाए, तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर को उस कंपनी के भविष्य पर असाधारण रूप से भरोसा है। आमतौर पर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स रिस्क मैनेजमेंट के लिए किसी एक शेयर में इतनी बड़ी हिस्सेदारी तो नहीं रखते। इसलिए 22% से ज्यादा एलोकेशन अपने आप में बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। लेकिन यह मुद्दा सिर्फ उतना नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ इक्वायरस ही नहीं है इसमें, बल्कि क्लॉकवाइन कैपिटल, ईस्ट ग्रीन एडवाइजर और एसबीआई फंड मैनेजमेंट के एओन अल्फा पीएमएस ने भी इस ज्वेलरी स्टॉक को अपनी प्रमुख होल्डिंग्स में शामिल किया है। यानी अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल वाले 4 फंड मैनेजर्स अलग अलग रिसर्च करने के बाद एक ही कंपनी तक पहुंचे हैं। यही वजह है कि बाजार में इसे कंसेंसियस स्मार्ट मनी बेट कहा जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये थंगमिलई ज्वेलरी है कौन? क्या ये टाइटन जैसी बड़ी कंपनी है? क्या इसका बिजनेस पूरे भारत में फैला हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक रीजनल प्लेयर है? और अगर ये इतनी छोटी कंपनी है तो देश के सबसे अनुभवी फंड मैनेजर्स इसमें इतना बड़ा दाव क्यों लगा रहे हैं?
अब बात सबसे दिलचस्प हिस्से की कर लेते हैं। सवाल यही है कि आखिर थंगमिलई ज्वेलरी में ऐसा क्या खास है जो देश के कई बड़े पीएमएस फंड मैनेजर इस पर एक साथ बुलिश दिखाई दे रहे हैं। इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना होगा, क्योंकि शेयर बाजार में सिर्फ अच्छा शेयर नहीं चलता है बल्कि अच्छा बिजनेस भी चलता है। थंगमिलई ज्वेलरी कोई नई कंपनी नहीं है। इसकी शुरुआत 1947 में तमिलनाडु के मदुरई से हुई थी, यानी कंपनी को लगभग 80 साल का अनुभव है। आज ये दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में सबसे तेजी से बढ़ने वाली संगठित ज्वेलरी रिटेल चेन में से एक मानी जाती है। कंपनी मुख्य रूप से गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और वेडिंग ज्वेलरी बेचती है। इसके अलावा गोल्ड कॉइन्स और कई अन्य ज्वेलरी प्रोडक्ट्स भी इसके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये टाइटन या कल्याण ज्वेलर जैसी पैन इंडिया कंपनी है, तो जवाब है अभी तो नहीं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पैन इंडिया कंपनी है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। दरअसल थंगमिलई का पूरा फोकस एक ही राज्य तमिलनाडु पर टिका हुआ है। पहली नज़र में ये कमजोरी लग सकती है, लेकिन रिटेल बिजनेस में इसे डीप मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी कहा जाता है। यानी पूरे देश में थोड़ा थोड़ा फैलने के बजाय पहले एक राज्य में इतनी मजबूत नेटवर्क बना लो कि वहां ब्रांड का नाम ही भरोसे की पहचान बन जाए। यही रणनीति इस कंपनी ने भी अपनाई है। आज इसके दर्जनों शोरूम तमिलनाडु के छोटे और मध्यम शहरों में मौजूद हैं। अगर कुछ नंबर्स में मैं आपको बताऊं तो कंपनी के 60 से ज़्यादा शोरूम्स हैं और लगातार ये नए स्टोर्स भी खोलती जा रही है। ये सिर्फ तमिलनाडु के अंदर मौजूद है। FY26 के पहले 9 महीने में ही कंपनी ने 10 नए आउटलेट तक खोल दिए हैं, और जानते हैं भारत के ज्वेलरी मार्केट में ये एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि गोल्ड खरीदने के मामले में भारतीय ग्राहक आज भी अपने भरोसेमंद स्थानीय ब्रांड को ज़्यादा महत्व देता है। खासकर दक्षिण भारत में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि संस्कृति है, परंपरा है और शादी ब्याह का एक अहम हिस्सा माना जाता है। यही वजह है कि साउथ इंडिया देश के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट्स में गिना जाता है। भारत में जितनी गोल्ड ज्वेलरी की मांग है, उसका बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत से आता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में बिकने वाली कुल गोल्ड ज्वेलरी की लगभग 40% मांग अकेले साउथ इंडिया से आती है। यानी देश में हर 10 गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी में से लगभग 4 खरीदारी दक्षिण भारत से होती है, जबकि साउथ इंडिया के कंपैरिजन में वेस्ट इंडिया से डिमांड लगभग 25% है, नॉर्थ इंडिया से लगभग 20% है और ईस्ट इंडिया से लगभग 15% है। अब जाहिर है, ऐसे में अगर कोई कंपनी साउथ इंडिया के पूरे बाजार में मजबूत पकड़ बना लेती है तो उसके पास लंबे समय तक ग्रोथ के अवसर बने रह सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सिर्फ अच्छी मार्केट पोजीशन से कोई फंड मैनेजर 22% से ज़्यादा का पोर्टफोलियो एलोकेशन तो नहीं ले लेता। इसके पीछे मजबूत फाइनेंशियल नंबर्स भी तो होने चाहिए। यहीं पर थंगमिलई ज्वेलरी ने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हाल की तिमाही में सेल्स बढ़ी है, मार्जिन में सुधार आया है और एक्सपेंशन की रफ्तार भी तेज हुई है। खास बात यह है कि कंपनी सिर्फ नए स्टोर खोलने पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि पुराने स्टोर्स की सेल्स यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी मजबूत बनी हुई है। यहाँ मैं कुछ नंबर्स में भी आपको जानकारी दूं तो FY26 में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू FY26 में 8,513 करोड़ रुपए रहा है। FY25 में रेवेन्यू 4,916 करोड़ के करीब था, यानी डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो ये 73.2% बैठती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 315 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। FY25 में नेट प्रॉफिट 118 करोड़ रुपए था, यानी ये भी डबल डिजिट दिख रहा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 196.2% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इंडस्ट्री में इसी डेटा को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि सिर्फ नए स्टोर ही नहीं बल्कि कंपनी पुराने स्टोर के जरिए भी ज़्यादा कमाई कर रही है। अब ज़रा ज्वेलरी इंडस्ट्री की बड़ी तस्वीर भी समझिए। कुछ साल पहले तक भारत का ज्वेलरी मार्केट ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज था, यानी छोटे छोटे स्थानीय ज्वेलर्स का दबदबा हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर काफ़ी तेज़ी से बदली है। क्यों बदली है? क्योंकि सरकार ने हॉलमार्किंग को बढ़ा दिया, GST लागू कर दिया, ग्राहक क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर ज़्यादा जागरूक हो गए और डिजिटल पेमेंट बढ़ी है। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी कंपनीज को मिला है, जिसमें टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सिनको गोल्ड और
थंग मिले जैसी कंपनियों ने इसकी बदलाव का लाभ उठाया है। यानी इंडस्ट्री खुद एक बड़े स्ट्रक्चरल चेंज से गुजर रही है और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसी ही इंडस्ट्रीज में अवसर तलाश लेते हैं जहां आने वाले कई वर्षों तक ग्रोथ की संभावना बनी रहे। आमतौर पर जब किसी शेयर में तेज रैली आती है तो बड़े निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, लेकिन थंग मिले ज्वेलरी के मामले में कई पीएमएस मैनेजर्स ने अपनी होल्डिंग बनाए रखी। इसका मतलब ये हो सकता है कि वे सिर्फ शॉर्ट टर्म मोमेंटम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आगे कंपनी की ग्रोथ कहां से आएगी। मैनेजमेंट का फोकस नए शोरूम खोलने, बड़े शहरों में मौजूदगी बढ़ाने और तमिलनाडु के बाहर भी धीरे धीरे विस्तार करने पर है। अगर कंपनी अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी सफलतापूर्वक लागू कर पाती है तो उसका रेवेन्यू बेस और बड़ा हो सकता है। हालांकि एक्सपेंशन के साथ एग्जीक्यूशन रिस्क भी आता है। नए स्टोर खोलना आसान है, लेकिन उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचाना सबसे इंपॉर्टेंट और चुनौतीपूर्ण होता है। यही वजह है कि फंड मैनेजर सिर्फ ग्रोथ नहीं देखते बल्कि मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी देखते हैं। लेकिन अगर चार बड़े पीएमएस फंड मैनेजर्स इस ज्वेलरी स्टॉक पर बुलिश हैं, अगर एक फंड मैनेजर ने अपना पूरा पोर्टफोलियो का 22% सिर्फ इसी एक शेयर में लगा रखा है, तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बिना ज़्यादा सोचे समझे इस शेयर को खरीद लेना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज़्यादातर निवेशक गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर किसी बड़े फंड मैनेजर ने कोई शेयर खरीद लिया है तो उसमें कमाई तय है, लेकिन शेयर बाजार में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि जो जानकारी आज आपके सामने आई है वो संभव है कि फंड मैनेजर के पास कई महीनों पहले से मौजूद हो। कई महीने पहले उस शेयर में निवेश करते समय वो जानकारी इस्तेमाल की गई हो, यानी जिस कीमत पर उसने खरीदा था आज वो कीमत काफ़ी ऊपर जा चुकी हो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, वो सुन लीजिए, पीएमएस मैनेजर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स की निवेश रणनीति जो होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। एक पीएमएस मैनेजर के पास पूरी रिसर्च टीम होती है, वो कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, फैक्ट्री और स्टोर्स का विजिट करते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलते हैं और महीनों की रिसर्च के बाद निवेश का कोई फैसला लेते हैं। अगर शेयर कुछ समय के लिए 20 से 30% गिर भी जाए तब भी उनके पास लंबे समय तक होल्डिंग बनाए रखने की क्षमता होती है। लेकिन ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स करते क्या हैं, जैसे ही किसी शेयर की खबर आती है अगले दिन खरीद लेते हैं। अगर शेयर 10% गिर गया तो घबराकर बेच भी देते हैं। यानी जिस कन्विक्शन के साथ बड़े निवेशक खरीदते हैं वही कन्विक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अक्सर नहीं होता। अब एक और ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, 22.6% एलोकेशन सुनने में बहुत आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि फंड मैनेजर ने उस कंपनी पर बहुत बड़ा भरोसा दिखाया हो, और जहां भरोसा होता है वहीं रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। अगर कंपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करती तो ऐसे कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो पर उसका असर भी ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट तौर पर बड़े आकार का पड़ सकता है। यानी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स बड़े दाव लगाते हैं, लेकिन वे उस रिस्क को समझकर दाव लगाते हैं। तो उम्मीद है कि अगर कोई इस कंपनी की जानकारी के हिसाब से इसमें निवेश करने की अगर सोच रहा है तो अब पहले थोड़ा ब्रेक लगाएगा खुद पर और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी इकट्ठा करेगा और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से कोई फैसला लेगा। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई गई वीडियो है, इसको किसी भी प्रकार के निवेश की कोई सलाह मत समझिएगा। अगर निवेश का कोई फैसला लेना भी है तो किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बाद लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।